हरे कृष्ण से बच्चों, आज हमारी जो क्लास है थर्ड क्लास है एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर की। मैंने जो लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन कराए थे 20 तक क्वेश्चन कराए थे, और आज जो हम क्वेश्चन करेंगे 21 से करेंगे, हम 21वें क्वेश्चन से। तो आज का क्वेश्चन देखना आप पहला देखना पढ़ना क्वेश्चन। एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यापारी अपने क्रय मूल्य से 50% अधिक मार्केट प्राइस सेट करता है। ठीक है, अपना जो मार्केट प्राइस वो सेट करता है, अंकित मूल्य कितना करता है, जो भी उसका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, जो भी कॉस्ट प्राइस है उससे 50% अधिक क्या कर देता है, वो अपना मार्केट प्राइस सेट कर देता है। और फिर मार्केट प्राइस को डिस्काउंट कितना देता है, वो 20% का डिस्काउंट देता है। तो क्वेश्चन पूछता है, तो बताओ व्यापारी को कितने परसेंट का लाभ होगा? तो देखना क्वेश्चन को हम करेंगे, जो इनका कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, कॉस्ट प्राइस दिया नहीं क्वेश्चन में, तो हम कॉस्ट प्राइस क्या मान लेंगे, कॉस्ट प्राइस है इसका 100। हमने खुद से ही मान लिया है इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो सी पे कितना है 100। कह रहा है क्वेश्चन में कि यह व्यापारी अपने क्रय मूल्य से 50% अधिक मार्केट प्राइस सेट करता है। तो मार्केट प्राइस कितना हो गया, मार्केट प्राइस 50% अधिक 150 हो गया, और डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 20%। 20% ऑफ है उस सामान पे, जिस सामान की कीमत 150 रुपए है उस सामान पे कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस देख लीजिए, सेलिंग प्राइस निकालेंगे कि 150 रुपए पे 20% की छूट है, तो कितने परसेंट बेच रहा है वो, 80% पे। 0 से 0 और 0 से 0, 15 थे 120, तो सेलिंग प्राइस कितना है निकल के 120। सेलिंग प्राइस कितना है 120, और कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस तो दिया इन्होंने कितना 100, हमने 100 मांगा था कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना है 120। तो देखना कितने का प्रॉफिट हुआ, सिर्फ आप प्रॉफिट प्रॉफिट देखना था कितना प्रॉफिट हुआ। यहाँ 100 का खरीदा है और 120 का उसने सेल किया है, तो लाभ जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ 20%। ठीक है, प्रॉफिट हुआ आपका 20%, ऑप्शन ए आंसर। ठीक है, देखना सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 32 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है, हटाई गई संख्या कितनी है? क्वेश्चन बोला है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 32 है, 32 है। अगर इन 5 संख्याओं में से एक संख्या को हम हटा देते हैं तो शेष जो रिमेनिंग संख्या बचती है 4, उनका औसत कितना रह जाता है, 28 रह जाता है। तो हटाई गई संख्या कितनी है, हटाई गई संख्या, क्या हटाई गई संख्या बताओ। तो देखना 5 संख्याओं का औसत कितना है, अगर मैं 5 संख्याओं का टोटल निकालूं कि टोटल सम उन पांचों संख्याओं का कितना है, तो आप क्या करना, इन संख्याओं की मल्टीप्लाई उनके औसत में कर देना, तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 5 से 15 16। 5 संख्याओं को जो टोटल आया वो कितना आया, 160 आया है। अगर 5 में से मैं एक संख्या घटा दूं तो कितनी बचेगी, 4, और इन 4 का जो एवरेज निकल कर आया वो कितना आया, 28। तो 4 संख्याओं का टोटल सम कितना हो जाएगा, ये 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 3, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 3 11। तो 4 संख्याओं का जो टोटल समाया कितना है, वो 112। अगर मैं 160 में से 112 को लेस कर दूंगा, तो 5 में से 4 संख्या का लेस कर दूंगा, तो लास्ट संख्या बचेगी ना, वो जो रिमेनिंग शेष संख्या है वो निकल कर जाएगी। तो कितनी आएगी, ये 10 में 2 गए 8, और 15 में से 11 गए 4। तो जो हमारी रिमेनिंग संख्या है, जो बची हुई संख्या, बची हुई संख्या कितनी है, 48। यही आपका आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, देखना इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखना अपना अगला क्वेश्चन, 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? इससे बोला 32 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका औसत बताना है। इस क्वेश्चन को तो हमें अभाज्य संख्या निकाल के उनका सम करके औसत के फॉर्मूले से करना पड़ेगा ये। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए 32 से पहले कितनी प्राइम संख्या होती है। तो पहली प्राइम संख्या कौन सी होती है, 2, दूसरी 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, 19, 23, 29 और 31। ये आपके क्या है, प्राइम नंबर है। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 प्राइम नंबर है आपके पास। ठीक है,
तो 1100 हमें टोटल करना है। 11 नंबर से इन टोटल सम को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इनका सम कितना होगा, इन सबको जोड़ना और जोड़ के 11 से डिवाइड कर देना। तो टोटल सम कितना आएगा इनका, देखना टोटल सम कितना आया। 3 और 2 5 और 5 10 और 7 17 और 11 28 और 13 41 और 17 58 58 68 78 77 कितना 100 129 और 129 और 31 कितने हो गए 160 160। आप 160 को अगर 11 से डिवाइड करते हो तो देखना कितना आएगा। 11 एकम 11 बचा 5 11 चौक 44 बचा 6 11 पंजे 55 5 और 11 चौक 44। तो कितना है आपका 14.54। ऑप्शन ए आंसर आप। ठीक है, आंसर क्या निकला आपका 14.54। मैंने क्या किया है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि 32 से पहले जितने भी प्राइम नंबर है आपके, उन प्राइम नंबर का एवरेज बताना है। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला है, 32 से पहले जितने प्राइम नंबर होते हैं आपके, उन प्राइम नंबर को लिखा और उन प्राइम नंबर को लिखने के बाद उन सबका टोटल सम किया और जितने वो प्राइम नंबर है उनसे मैंने डिवाइड कर दिया, उनका क्या आ गया, एवरेज आ गया। ठीक है, देखना अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। पढ़ना बच्चों इन क्वेश्चन को, देखना क्वेश्चन। 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य कितना, 3000 रुपए। उतने ही पैसों से एक व्यक्ति 1 नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य कितना है, 3000 रुपए है। तो कितना बोला है, 3 नोटबुक मैंने 3 नोटबुक को क्या लिख लिया है, 3 लिख लिया कि 3 नोटबुक प्लस 6 पेन कितने खरीदता है टोटल, दोनों 3000 में। इसने 3000 रुपए में क्या क्या खरीदा, 3 तो नोटबुक खरीदी है और 6 पेन खरीदे। उसके बाद बोला है कि उतने ही पैसों से मतलब 3000 रुपए में ही ये वो कैसे क्या सामान खरीद देता है, एक तो नोटबुक खरीदता है और 12 पेन खरीद देता है। एक नोटबुक और 12 पेन खरीद देता है। तो क्वेश्चन बोला है कि यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। राजू को कितने पेन खरीदने हैं, 15 पेन खरीदने हैं, तो उसे कितना भुगतान करना होगा। तो देखना आपके पास सबसे पहले एक पेन की कीमत होनी चाहिए कि एक पेन कितने का है। ठीक है, एक पेन की कीमत होनी चाहिए आपके पास कि कितने का। तो एक पेन देखना, सबसे पहले एक पेन की कीमत निकालना, फिर आप 15 पेन की इजीली निकाल पाओगे। तो देखना एक पेन की हम कैसे निकालेंगे। आपके पास 2 इक्वेशन है, इन 2 इक्वेशन से आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप कैसे करना, यहाँ से आपको p को खत्म करना पड़ेगा। अगर आप p खत्म करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। ये कितना है, 6 दूनी 12 t और ये भी कितना है 12 t और सबके साइन चेंज कर देना। तो देखना 12 p में से 12 p जाएंगे तो पूरा कट जाएगा, 0 आएंगे। यहाँ पे कितना है 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे 5 n और बराबर में 3 दूनी 6 और 6 में से अगर 3000 घटाओगे तो कितना जाएगा, 3000 ही आएगा। ठीक है, कितना है 3 दूनी 6, 6000 में से अगर 3000 घटाओगे तो घटाओ कितना आएगा, 3000 आएगा। तो एक पेन की कीमत कितनी आई, या फिर इसे आप यहीं से लेने देना। देखना 5 पेन 3000 रुपए के और कितने खरीदना चाह रहा है, 15 पेन खरीदना चाह रहा है। यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट और यहाँ भी 3 से कर देना। तो 5 दिया 15, 15 सॉरी इसने पेन खरीदने के लिए बोला लेकिन हमने एन की वैल्यू निकाल दी। थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक हो गया, इन्होंने पेन के बोला और हमने क्या निकाल दिया, नोट को भी निकाल दिया। तो आप क्या करना, एक बार सिर्फ करना, 2 बार देख। इन्होंने बोला था कि 15 पेन कितने में खरीदेगा और हमने क्या निकाल दिया, 15 नोटबुक। दोबारा देखना क्वेश्चन, इसने बोला 3 नोटबुक प्लस 6 पेन कितने में खरीदता है, 3000 में खरीदता है। उतने ही रुपए में 3000 रुपए में ही एक तो नोटबुक प्लस 12 पेन कितने में खरीदता है वो, 3000 रुपए में। अब आपको यहाँ से नोटबुक खत्म करनी है, नोटबुक खत्म करनी है तो यहाँ देखना 3n है, यहाँ पर 1n है। इसे भी 3n बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करो। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये 3n और ये भी 3n, तो दोनों कट जाएंगे
यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, 0 हो गया। अब यहाँ देखना, ये 6 पेन और 12 48, सॉरी 12 36, ये 36 पेन। अगर 36 में से मैं 6 घटा दूंगा कितने बचेंगे? 30 पेन बराबर 3 किया 9, और 9 में से 3 जाए कितने बचेंगे? 6000। ठीक है, 3 किया 9, 9 में से अगर मैं 3000 घटा दूं कितने बचे? 6000। इसमें बोला 15 पेन खरीदने में उसे कितने का भुगतान करना होगा? उसे 15 पेन खरीदने, और ये कितने हैं? 30 पेन। इसका आधा कर देना, इसका आधा करेंगे तो 200 डिवाइड यहाँ कर देना, और 200 ये आप यहाँ कर देना। कितना हो जाएगा ये? 15 पेन कितने हो गए? 3000 रुपए के। अगर राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितने रुपए भुगतान करना होगा? 3000 रुपए का। तो ऑप्शन सी आंसर। ठीक है, देखना, स्क्रीनशॉट लेना इसका, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखना बच्चों, पढ़ना क्वेश्चन। कर विद्यार्थी की यह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक की समान संख्या मिले। ठीक है, अब एक टीचर अपने कुछ विद्यार्थी में क्या क्या बांटना चाहता है? 1003 तो चॉकलेट बांटना चाहता है और 2703 कैंडी बांटना चाहता है। तो कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे में बराबर बराबर तो चॉकलेट और बराबर बराबर कैंडी बटे। तो बराबर बराबर संख्या पूछिए। जब भी आपसे ये बराबर बराबर संख्या पूछे ना, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको इस दिए गए क्वेश्चन में क्या निकालना होता है? HCF निकालना होता है, मैथ निकालना होता है। ठीक है, इनका आप HCF निकालोगे तो ये लेंथ हो जाएगा क्वेश्चन। तो सबसे बेटर क्या है कि आप ऑप्शन से करो कि कोई ना कोई इन चारों में से कोई ना कोई वो संख्या होगी, या तो 17 होगा, 33 होगा, या फिर 19 या 29। आप इन्हीं ऑप्शन से रख के देखो, इन दोनों में से किसी भी एक संख्या को काट के देखो, अगर उससे वो कट रही है तो वही आपका आंसर है। मैं पहले ऑप्शन 17 ले लेता हूँ, ऑप्शन ए दिया मैंने। अगर 17 से मैं 1003 को डिवाइड करता हूँ, 1003 को 17 से डिवाइड करता हूँ, देखना क्या डिवाइड हो रहा है। ये 17 पंजे 85, बचे 15 और 17 निम्मा 153, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना। 1003 डिवाइड हो गया 17 से। इसे भी डिवाइड करके देखना, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं करके दिखा रहा हूँ फिर भी। 2703 को अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ कितना आएगा? 17 एकम 17, बचे कितने? 10, 17 पंजे 85 और 17 निम्मा 153। तो दोनों संख्या डिवाइड हुई है ना, तो वो आंसर क्या होगा आपका? यही आपका आंसर है, ऑप्शन ए 17। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, जब भी आपसे बराबर बराबर संख्या में किसी चीज को बांटने के लिए बोला जाए तो उसमें आपसे HCF निकालने के लिए बोलता है। ठीक है, अगर आप इसका HCF निकालोगे तो आपको 4-5 स्टेप चलना पड़ेगा, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने आपसे क्या बताया है कि आप इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से करना, ऑप्शन से संख्या उठाना, उससे डिवाइड करके देखना। अगर डिवाइड संख्या हो रही है तो भी आपका आंसर। सबसे नहीं होगी कंफर्म है, इन चारों में से कोई एक ही संख्या ऐसी होगी जो दोनों को डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो मैंने 17 से डिवाइड करके देखा, पहले इसे डिवाइड करके देखा मैंने 1003 को, और फिर 2703 को डिवाइड करके देखा, तो दोनों इसके डिवाइड हो गए। तो आपका आंसर क्या होगा? यही ऑप्शन ए आंसर। ठीक है, वो 17 का प्रत्येक बच्चे में टॉफी बांटेगा और कैंडी बांटेगा, तो बराबर बराबर सभी में बढ़ जाएंगे, कुछ भी ना तो बचेगा और ना ही कोई एक्स्ट्रा जाएगी। ठीक है, देखना क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, मैंने आपको अच्छे से क्वेश्चन समझा दिया है। ठीक है, कि आपको क्या करना है, दिए गए क्वेश्चन में ऑप्शन आपको सोल्व करना है। ठीक है, अब इसे डायरेक्ट देखना, हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, आपके जब एग्जाम में आएगा तो सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर ये एग्जाम में आया क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे? अब तो मैंने आपको दोनों संख्या डिवाइड करके सिखाई है आपको, कि दोनों संख्या को डिवाइड किया मैंने 17 से। तो क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आए, जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, तो आपको दोनों संख्या को डिवाइड नहीं करना, कोई एक संख्या उठानी, दोनों में से जो भी इजी हो आप उसे उठा लेना। मैंने 1003 को उठाया और ऑप्शन से 17 से डिवाइड करके देखा। जब 17 से डिवाइड किया तो देखना क्या ये डिवाइड हो रहा है। 17 पंजे 85 और 17 निम्मा 153 डिवाइड होना ना, तो ये इसका आंसर ऑप्शन ए आपका। ठीक है, ऐसे करना आपको भी एग्जाम देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों। 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही है। समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है?
क्वेश्चन में क्या बोला है कि 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर जाती है। एक ट्रेन जिसकी लंबाई कितनी है, 384 मीटर लंबी है, वह एक खंभे को पार करने में कितना सेकंड का समय ले रही है, 12 सेकंड। तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, 384 डिवाइड 12। 12 से अगर इसे काटूंगा कितना आएगा, 12 या 36 और 12 दूनी 24, 32 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब कह रहा है यही ट्रेन है ना, यही ट्रेन है विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल देखना कितनी है, जब विपरीत दिशा में ट्रेन चलती है तो दोनों की चालों को हम जोड़ देते हैं। इसकी चाल तो 32 आई है, दूसरी चाल हमें फाइंड करनी है। दोनों का समान लंबाई की ट्रेन है ना, समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को पार कर जाती है 12 सेकंड में। तो समान लंबाई की इसकी 384 है, तो दूसरे की भी कितनी हो जाएगी, 384 हो जाएगी। और इन दोनों को पार करने में 12 सेकंड का समय लीजिए। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 32 प्लस एक्स बराबर में 2 चौक 8, 2 8 16, 2 3 6 हो जाएगी 768 वो 12 सेकंड में डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, ये 12 6 72 और 12 चौक 48 है ना। ये कितना है, 32 प्लस एक्स बराबर 64। तो 32 उधर जाके लेस हो जाएगा। एक्स बराबर कितना है आपका, एक्स बराबर है आपका 32 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। इसमें क्या बोला था क्वेश्चन में कि एक रेलगाड़ी है 384 मीटर लंबी, वह एक खंबे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, करीब अपनी विपरीत दिशा में आती हुई दूसरी अन्य ट्रेन को जो उसके बराबर लंबाई की है उसे पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है, तो बताओ उस दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ये मैंने आपको सोल्व करके दिखाया है। तो आंसर क्या है हमारा, 32 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखना, यदि 6 पेन में क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसने क्या बोला, यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, बट बच्चों क्वेश्चन पढ़ना, यदि 6 पेन क्रय मूल्य 6 पेनों का क्रय मूल्य 5 पेनों के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन को करोगे, ठीक है, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जो पहले वाली संख्या जो क्रय मूल्य वाली संख्या है, ठीक है, जो क्रय मूल्य वाली संख्या है उसे सी पी मान लेना, और जो विक्रय मूल्य वाली संख्या उसे एस पी मान लेना। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको क्वेश्चन में कि 6 पेनों क्रय मूल्य, ठीक है, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है कि 6 पेनों क्रय मूल्य 6 सीपी बराबर 5 एसपी के बराबर है। तो सीपी अपॉन एसपी कितना है आपका, 5 और 6। देखना सीपी कितना है 5 और एसपी कितना है 6, तो लाभ कितना हुआ आपको, लाभ हुआ 1 का। ठीक है, उसने क्या पूछा है, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखना लाभ तो लिखते हैं हम ऊपर और कॉस्ट प्राइस लिखते हैं हम नीचे, और इंटू 100, 5 दूनी 10, तो लाभ कितने प्रतिशत आया, 20% का लाभ आया। ठीक है, 20% लाभ आया, ऑप्शन बी आंसर। ठीक है, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ना क्वेश्चन। 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, एक बेलन है, उस बेलन की लंबाई कितनी है, जैसे मान लेता हूं ये आपका बेलन, ठीक है, ये आपका बेलन है, ये आपका बेलन। इस बेलन की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी दे रखी है, 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, 70 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 70 सेंटीमीटर, और 14 सेंटीमीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 70 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या है और 14 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, तो इसका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, आर कितना है 70 और एच कितना है 14। तो 7 से 7 गया तो यहाँ आया 10,
और 22 दूनी 44, और 44 की 14 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 14 चौक 56, और 14 चौक 56 और 5 61, 616, और इंटू 10। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई में 10 की तो है, इसकी 10 की मल्टीप्लाई करें कितना जाएगा, 6160 मीटर, 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए आंसर आप। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था कि 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो इस बेलन की जो त्रिज्या थी वो कितनी थी, 70 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दी हुई है, और ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच 2, और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू रेडियस दे रखी है 70, और हाइट दे रखी है 14। इसे सोल्व किया, सोल्व में कितना है आपका आंसर 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए आंसर। ठीक है बच्चों, ठीक बच्चों, यहां तक कर लिया क्वेश्चन। तो आज हम अपनी क्लास में यहाँ तक क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, इससे आगे आगे के जो क्वेश्चन होंगे, इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज हमने 8 क्वेश्चन किए, लगभग 28 तक किए, 21 से किए 28 तक किए। ठीक है, इससे आगे आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे। तो आज इतनी रखते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा जी।